राजा निर्वंशिया, विश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जल्दी पढ़ते जाएंगे। हिंदी कहानी को एक बड़ा फलक देने और उसे स्थूल घटनात्मक और मनोरंजकता से ऊपर उठाकर मानव जीवन के चित्रण का माध्यम बनाने का श्रेय प्रेमचंद को दिया जाता है। उन्होंने हिंदी कहानी को मनुष्य की आशा आकांक्षा, जय पराजय और समाज की परिस्थितियों में उसकी नियति के आकलन का विषय बनाकर प्रतिष्ठित किया है और अपने समकालीनों को तो प्रभावित किया ही, अपने बाद के लेखकों को भी एक नई दृष्टि दी। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 के पहले अधिवेशन में उन्होंने साहित्य की सौउद्देश्यता की उद्घोषणा करते हुए मानदंडों को बदलने की जिस ऐतिहासिक आवश्यकता पर जोर दिया, उसने बाद के समूचे साहित्य परिदृश्य को एक नई रोशनी दी। बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवि कर्तव्य तथा रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में एक नई सामाजिक जरूरत के परिप्रेक्ष्य में साहित्य एवं रचनाकारों से जो अपेक्षाएं की गई थी, प्रेमचंद ने उन अपेक्षाओं को ठोस धरातल पर नई रचना परिस्थितियों और सामाजिक पुनर्निर्माण के लक्ष्य के साथ चुनौतीपूर्ण ढंग से सामने रखा है। यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है कि प्रेमचंद के इस आह्वान ने साहित्य और साहित्यकारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। कहानी की नई अंतर्वस्तु और शिल्प पर विचार करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमचंद के परिवर्ती दौर में ही हिंदी कहानियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। इन नवीन संकेतों और साहित्य के पुराविष्कार का लक्ष्य सामने रखकर जो कथाकार सक्रिय हुए, उनमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल अज्ञ और अश्क महत्वपूर्ण हैं। सन 1933 के बाद की प्रेमचंद की कहानियों में भी कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त नवीनता लक्षित की जाती रही है। जब नई कहानी के उद्गम सूत्र ढूंढने की कोशिश होती है तो प्रेमचंद की नशा, बड़े भाई साहब, सदगति और कफन जैसी कहानियों की भी चर्चा की जाती है। द्वितीय महायुद्ध और युद्ध के बाद मिली स्वतंत्रता, देश के विभाजन की पीड़ा के बावजूद आशा और विकास के सपनों का संसार कुछ समय तक आम भारतीय की चेतना को बांधे रख सका, परंतु शीघ्र ही इन सपनों की ऐसी तैसी होने लगी और यथार्थ बोध का एक नया बदला हुआ स्वरूप हिंदी कहानियों में दिखाई पड़ा। गांव, कस्बे, नगर, महानगर में जी रहे आदमी की पीड़ा को उसकी जिंदगी के अनेक संदर्भों और सीमाओं में व्याप्त और निरंतर गहरी होती जा रही जटिलता को समग्रता में व्यक्त करने की बेचैनी बढ़ी। रेणु की कहानियों में जीवन के वर्तमान ढांचे के प्रति तीखा व्यंग अचल विशेष की कथा के रूप में दिखाई पड़ा तो शिव प्रसाद सिंह ने गाँव की जिंदगी के इस यथार्थ को पकड़ने और व्यक्त करने की चेष्टा की। कमलेश्वर ने अपने ढंग से इसी यथार्थ को कस्बाई जीवन से ग्रहण किया तो मोहन राकेश ने नगर और महानगर के जीवन के तनावों के चित्रण के लिए व्यक्ति पात्रों का सृजन किया। डॉक्टर बच्चन सिंह की टिप्पणी द्रष्टव्य है। परंपरागत हिंदी कहानियों से अलगाने के लिए इन्हें नई कहानियाँ कहा जाने लगा। वस्तुतः नई कहानियाँ नाम नई कविता के तर्ज पर रखा गया। कुछ लोग इन कहानियों को पूर्ववर्ती पीढ़ी की कहानियों का विकास मानते हैं और कुछ परंपरा से कटकर या उसे अस्वीकार कर इसे एकदम नई कहने को ही उपयुक्त मानते हैं। वस्तुतः इन नामों से कुछ अर्थपूर्ण नहीं है। नई कहानी से भी अपने को अलगाने के लिए और नाम रखे गए। सचेतन कहानी, अकहानी आदि। युग परिवर्तन के साथ कहानी की प्रवृत्तियाँ भी बदलती रही हैं, भी रहेंगी। नई संवेदना और शिल्प के साथ कहानी रचना प्रवृत्ति निर्भय बलवा को पहला नया कहानीकार माना गया, जिनका कथा संसार बोध और शिल्प के स्तर पर विविध और लक्ष्य के स्तर पर एलीट है। उसमें परिंदे जैसे गीति धर्मी, लंदन की एक रात जैसी कठोर वस्तु बोध की एवं पहाड़ जैसे सादगी में ही विशिष्ट सांकेतिक अभिप्राय का निर्वाह करने वाली कहानियां हैं। आधुनिकता बोध की इन कहानियों का फलक अत्यंत विस्तृत है और उसकी रचनाओं की दृष्टि अत्यंत व्यापक।
जहाँ लक्ष्मी कैद है, टूटना प्रतीक्षा, मिसपाल, आद्रा, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, चीफ की दावत, इंद्रजाल, पट्टियाँ, अमृतसर आ गया है, ठुमरी, तीसरी कसम, रसप्रिय, वापसी जैसी कहानियों ने जीवन यथार्थ केंद्रित की कहानी परंपरा में न सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि उससे आगे भी बढ़ाया है। इन कहानियों का तेवर अपनी पूर्ववर्ती कहानियों से पृथक है और नया है तो इसलिए कि इनमें कला के सत्य और काव्य के सत्य के स्थान पर परिस्थिति के सत्य की व्यवस्था है। उनमें संदेह नहीं, मानवीय गुणों का तटस्थ और बारीक चित्रण है। इसलिए इनके मूल्यांकन के लिए विशुद्ध रचना दृष्टि, रचनात्मक अनुभूति और सांकेतिकता की समझ अनिवार्य है। नई कहानी की शुरुआत के बिंदुओं की खोज करते हुए कफन का उल्लेख किया जाता है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि प्रेमचंद के बाद की कुछ कहानियां प्रारंभ की कहानियों की तुलना में बोध और शिल्प के स्तर पर सर्वथा अलग है। यह अलगाव नएपन की ओर इशारा करने वाला है। इसी प्रकार प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, अज्ञ, अशक, यशपाल आदि कहानीकारों तथा मुक्तिबोध जैसे कुछ कवियों की कहानियां अलग तरह के भाव और बोध को सामने लेकर आती है। जीवन और समय की गति के साथ संबंध बनाते हुए चलने वाली रचनाएं हमेशा पुरानेपन के मुंह को छोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। कविता हो या कहानी, वह जब भी जीवन की परिस्थितियों को आत्मसात करेगी तो पहले की तुलना में बदलेगी। यह बदलाव ही नवीनता की संज्ञा से जोड़ता है। इसी न्याय से नई कहानी भी सन 1950 ईस्वी के पहले की कहानियों की तुलना में नई है। नई कहानी के समय और नामकरण को लेकर पर्याप्त चर्चा के बाद लगभग स्थिर हो चुका है कि सन 1954-62 के बीच नई कहानी पूरी तरह स्थापित हो गई। नई कहानी पत्रिका के स्थायी स्तंभ हाशिए पर के अंतर्गत नामवर सिंह ने अनेक नई कहानियों का अपनी दृष्टि से विश्लेषण विवेचना किया। सन 1965 में देवीशंकर अवस्थी ने नई कहानी संदर्भ और प्रकृति शीर्षक पुस्तक में नई कहानी के मूल्यांकन और विश्लेषण संबंधी लेखों को संकलित कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति जटिल होते हुए अपने जीवन यथार्थ को चित्रित करना। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व की कहानियों में यथार्थ की स्वीकृति नहीं थी, यथार्थ वहाँ भी था, पर वहाँ यथार्थ चित्रण आदर्श की स्थापना में अपना लक्ष्य खोजता था। कहानीकार हर परिस्थिति में ऐसे पात्र और ऐसी जीवन स्थितियों को सामने लाता था जिसमें आदर्श की स्थापना हो जाती थी, किंतु नई कहानी के दौर का कहानीकार कल्पित आदर्श की स्थापना को जीवन यथार्थ के चित्रण में व्यवधान की तरह दिखता है और परिस्थिति की निर्ममता से व्यक्ति चेतना की जो मुठभेड़ होती है उस स्थिति में उसे चित्रित किया है। बांस का दरिया के आत्मकथा में कमलेश्वर ने स्वीकार किया कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। स्वाधीनता मिलने के एक दशक बाद उससे जुड़े सपनों का टूटना बिखरना इतना दारुण सच है कि उसने एक बड़े मोहभंग का रूप लिया। इस मोहभंग ने भारतीय जनजीवन के भीतर शेष बची आस्था और विश्वास को खंडित किया। राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर की भूमिका में इन स्थितियों में लेखक के दायित्व और उसकी व्यवस्था को महसूस करते हुए लिखा, अगर शुभ और महान झूठ है, अगर पारिवारिक, नैतिक और सामाजिक संबंध बिखर रहे हैं, अगर व्यक्ति हार और टूट रहा है, अगर आदमी क्षुद्र और ओछा है और अगर सामने कोई रास्ता नहीं है तो वही सही, उसे वही सब स्वीकार है, वही उसकी रचनाओं से उभरे, वही उसकी ऊंची और कलम से आए, लेकिन आए बिना लाग लपेट के निर्ममता और तटस्थता के साथ। अब कोई रेशमी पर्दा नहीं, कोई अपराध बोध और पलायन नहीं,
कोई भेद और क्षमा नहीं। वास्तविकता को पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और अपनी संपूर्ण संश्लिष्टता के साथ उभरने दो। नई जीवन स्थितियों, विकास और तकनीकी की नई परियोजनाओं के साथ ही दम तोड़ते नागरिक विवेक के सपनों के साथ बन रहा व्यक्ति मन और उसमें जमे हुए आस्था और विश्वास के गहरे संस्कार ने एक ऐसी जटिल स्थिति को जन्म दिया कि जीवन जटिलता के साथ यथार्थ भी जटिल हुआ। नई कहानी का लेखन इस जटिल जीवन यथार्थ को पकड़ने, व्यक्त करने और अपने पात्रों के साथ अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित था। यह खुद उसके जीवन से भी जुड़ा और भिड़ा हुआ यथार्थ था। नई कहानी के आंदोलन के साथ जुड़े हिंदी के प्रयास सभी कहानीकार मध्यम वर्गीय जीवन से जुड़े रहे हैं, बल्कि इसी वर्ग से आए हुए हैं। इसलिए इस आंदोलन का बहुत गहरा जुड़ाव मध्यम वर्गीय जीवन स्थितियों और उससे उपजने वाली चेतना से रहा है। यूँ तो हिंदी का ज़्यादातर और कथा साहित्य मध्यवर्गीय चेतना से जुड़ा है, किंतु कहानी में रचनात्मक स्तर पर प्रवृत्ति के तौर पर इसका प्रभाव नई कहानी आंदोलन में ही दिखाई देता है। औपचारिक और औद्योगिक सभ्यता ने मध्यम वर्ग का प्रसार किया था। मध्यम वर्ग आमतौर पर श्रम की संस्कृति से कटा हुआ, निश्चित आमदनी में अपनी दिनचर्या को जीता हुआ, निम्न वर्ग पर शासन करने की सामंती आकांक्षा से लदा हुआ तथा उच्च वर्ग की तरह सुख सुविधाओं की आकांक्षा से दबा हुआ, जोखिम न लेने वाला आत्ममुग्ध समुदाय रहा है।